हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड लॉ इसके बिना हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा हो तो उसी के साथ क्या होता है, लीनियर मोमेंटम एसोसिएट होता है। तो इट इज नथिंग बट द क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। आई मीन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, देखो इसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू क्या होगा, वेलोसिटी। दिस इज मास ऑफ द क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आई मीन कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, यदि अब यहां से क्या होगा कि मास, आई मीन लीनियर मोमेंटम क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मास एंड क्या, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। यदि मास क्या होगा, सेम होगा, तो ज्यादा, जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उतना ही उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इज ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा क्या है कि लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन यूनिट होगा, आई मीन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कितना होगा बता सकते हो, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड, यही होगा ना, तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तीसरा जो होगा क्या होगा, इसका डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या चीज क्या होगा बता सकते हो, क्या होगा, अरे क्या होगा, एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, यही होगा ना। अब यहां से लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम डिपेंड ऑन क्या होगा, यहां से लिखेंगे क्या कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या होगा, मास ऑफ द क्या होगा, ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी, आई मीन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, यहां मास ऑफ द, यहां एक मिनट रुक जाओ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज, हम क्या बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट, हम बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास, क्या होगा, एट कांस्टेंट स्पीड। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, यदि देखो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, ऐसे आइडियली देखोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मासलेस कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि यहां P रखो और यहां क्या है M, तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यहां से क्या मिलेगा, थीटा इज स्लोप, तो यहां क्या होगा, P वर्सेस स्ट्रेट लाइन, और यहां क्या, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड। बात समझ में आया, आई मीन दो ऑब्जेक्ट है, जैसे देखो एक एग्जांपल देख लो यहां कि दो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम वर्सेस क्या है, मास ग्राफ दिया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अब इसका स्पीड और इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट। आपसे पूछा जाए कि किसका स्पीड ज्यादा होगा, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि Vb इज ग्रेटर देन, ये यदि थीटा क्या है, ए है, दिस इज क्या है, थीटा बी है, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बी विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, tan थीटा ए। आई मीन स्लोप ऑफ
P वर्सेस M ग्राफ क्या है, B के लिए, ऑब्जेक्ट B के लिए क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि VB इज ग्रेटर देन क्या होगा, BA। आई मीन ग्रेटर द स्लोप क्या होगा, लार्जर विल बी क्या होगा, स्पीड, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। ठीक है, ये क्या होगा, मास जब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, यदि स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि दैट इज, यहां हम बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि लीनियर मोमेंटम जो है क्या है, ऑफ कोर्स क्या होगा, स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। तो सेकंड जो पॉइंट है क्या है कि स्पीड, लीनियर मोमेंटम आई मीन डिपेंड ऑन क्या होगा, ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या होगा, स्पीड। तो यहां क्या लिखेंगे, दैट इज क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, V एट क्या होगा, M कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं, आई मीन ग्रेटर द क्या होगा, स्पीड क्या होगा, यहां लिख सकते हैं P1 अपॉन क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 V2। ठीक है, यहां यदि ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ये क्या, अगेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो P वर्सेस V का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या होगा, ओरिजिन। लेकिन P वर्सेस V, तो यहाँ स्लोप क्या मिलेगा यार, देखो तो थीटा। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वल टू मास। ठीक है, आई मीन ग्रेटर द स्लोप लार्जर विल बी क्या होगा, मास, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो P वर्सेस क्या है, V का क्या है, ग्राफ है। तो यहाँ क्या है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, tan थीटा, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, ये समझने के लिए मत बोलना कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखेंगे यार, ऐसा नहीं लिखेंगे। लिख सकते हैं जब थीटा बहुत ही स्मॉल हो, तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मास होगा। यहाँ क्या लिख सकते हो कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्लोप। ठीक है, अब एक रिलेशन आता है, यहां मैं बता देता हूं कि क्या होगा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि वो भी पूछा जाता है। तो क्या होगा, लीनियर रिलेशन बिटवीन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तुम लोग जानते हो, काइनेटिक एनर्जी की E इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ m इंटू क्या होता है, v स्क्वायर, आई मीन स्पीड स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम कितना होता है, m इंटू v। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। यहां से v इज इक्वल टू लिख सकते हो p अपॉन क्या हो जाएगा, m। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो के ई इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2m। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। बाद में मैं बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। आई मीन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। ठीक है, तो यहां से यदि तुमसे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, अब यहां से ये भी लिख सकते हो कि P इज इक्वल टू क्या होगा, 2m के ई। ये तुम कहां पढ़े हो, जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ या द ब्रोआई वेवलेंथ पढ़े होंगे तो वहां ये चीज तुमको मिला होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, देखो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की क्या होगा, अब यहां से क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो
लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम। होगा ना यार। इसका ग्राफ बता सकते हो कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा बता सकते हो। देखो यार P और ये क्या है M, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। यहाँ थोड़ा ऐसे होना चाहिए, मैंने एक बार बताया भी था कि यहाँ वर्टिकल होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, P का स्क्वायर रूट ऑफ M कर दिया, ठीक है। तो P वर्सेस M, यहाँ अगेन स्लोप से क्या मिलेगा बता सकते हो, स्लोप से यहाँ क्या मिलेगा बता सकते हो तुम लोग, नहीं बता सकते कि बता सकते हैं, बता सकते हैं, बताओ यहाँ स्लोप क्या होगा, P अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा M हो जाएगा, क्या हो जाएगा P अपॉन M। तो dP अपॉन dm से क्या मिलता है, अरे लीनियर मोमेंटम अपॉन मास से क्या मिलेगा यार, इसका इसके स्लोप से क्या मिलेगा बताओ यार तुम लोग, स्लोप से स्पीड मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ ये हो जाएगा। दूसरा ग्राफ क्या होगा, यदि तुमसे पूछा जाए कि P स्क्वायर वर्सेस क्या है M, ठीक है, क्या है P स्क्वायर वर्सेस M। यहाँ क्या है K हमने क्या माना है, K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्या है K इज इक्वल टू हमने कॉन्स्टेंट। यहाँ जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, ओरिजिन कांस्टेंट। समझ में आया क्या, यहाँ क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या है कांस्टेंट दोनों केस में, तो P स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें लिख सकते हो कि व्हेन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट लिख सकते हो क्या कि देखो क्या होगा कि P इज इक्वल टू, हाँ दूसरा क्या लिख सकते हो कि मास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए यार। तो यहां लिख सकते हैं इफ M इज क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां देखोगे तो हम बोल सकते हैं क्या कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ K, बोल सकते हैं ना यार, मास कांस्टेंट। तो यहां भी दो ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो, अगेन P वर्सेस क्या है यहाँ K स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या होगा, यदि मैं ड्रॉ करूं P स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर वर्सेस K, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यहां भी हमने क्या माना है, M कांस्टेंट, ठीक है। यहां भी हमने क्या माना है, M कांस्टेंट। दोनों केस में हमने क्या माना है, M कांस्टेंट माना है। तो लीनियर मोमेंटम, और भी तुमसे ये पूछा जाएगा कि लीनियर मोमेंटम को इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, तुम खुद से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं क्या कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। क्या होगा, सॉरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट लॉ देख लिया, सेकंड लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम, सेकंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहां हम पढ़ेंगे क्या, सेकंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ तो हमने देख लिया था कि फर्स्ट लॉ से क्या मिला अपने को, फोर्स के बारे में हमने अपने को पढ़ने के लिए मिला। सेकंड क्या है कि मास का डेफिनेशन क्या होता है, मास क्या है, इनर्शिया क्या होता है, उसके बारे में मिला। और थर्ड पॉइंट जो था वो क्या मिला था अपने को कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और जिसमें न्यूटन्स लॉ इनवैलिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। क्या होगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इनके एक क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू क्या होगा, रेट ऑफ, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, rate of change in linear momentum
ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू net external rate of change in linear momentum of a body is equal to net external force acting on the body नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब याद रखना सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई मीन मैथमेटिकली यदि हम पी लीनियर मोमेंटम मान लें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एम वी डी टी, यही होगा ना। अब यू इंटू वी रूल से तुम इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो डी ऑफ, देखो तो एम डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, प्लस क्या लिखेंगे, वी डी एम अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, ए एफ एक्सटर्नल, और ये क्या हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। अब यदि हम मान लें, ये एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, अब यदि मान लें कि मास क्या हो जाए, सॉरी हाँ मास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो यहां लिखेंगे क्या होगा कि इफ क्या होगा, इफ मास ऑफ ए क्या होगा, ऑफ ए बॉडी इज क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, क्या होगा, मास ऑफ ए बॉडी इज क्या होगा, कांस्टेंट, देन क्या लिख सकते हैं हम, देन लिख सकते हैं, देन क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन डी टी क्या हो जाएगा यार, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल, देखो ध्यान से क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या होगा, डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, आई मीन रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, स्पीड या वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं वेलोसिटी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। आई मीन क्या होता है कि न्यूटन्स ने बताया था कि फर्स्ट लॉ से ये मालूम चला अपने को क्या, कि क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, तो उन्होंने बताया था। न्यूटन सेकंड में उन्होंने ये बताया कि यदि फोर्स लगेगा तो उसमें क्या चेंजेज होंगे, आई मीन क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि यदि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, और उसका एक्सेलरेशन जो होगा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नेट एक्सटर्नल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, मास, यहां से हम लिख सकते हैं। तो ये लेकिन ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब क्या होगा, मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि वेरिएबल मास हो तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां ये चीज हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अभी तक जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि मास कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो हम क्या मानेंगे, मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, क्या होगा, या नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। समझ में आया कि नेट, अब इससे हम क्या लिखें, इसलिए मैंने लीनियर मोमेंटम बताया था, तो यहां से मालूम चला एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आप तो क्या लिख सकते हो कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तुम लोगों को मालूम है, यूनिट भी लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, देखो यहां क्या होगा, फोर्स के क्या होंगे, फोर्स के भी 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, उसी तरह एक्सेलरेशन के भी क्या हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसका यूज हम बाद में हम देखेंगे। यहां से भी देखोगे कि यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, देखो यहां से क्या होगा, तो यहां हम पहले एक स्टेटमेंट लिख दें, इसको 1 लिख लेते हैं। यहां से देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल एक्स आई कैप प्लस क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल, क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल
जी कैप, या छोड़ो बाद में हम लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल केवल याद रखो यहां से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलेगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ देखो इफ क्या होगा, इफ एफ एक्सटर्नल, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन क्या हो जाएगा, देखो एम क्या होगा, ए विल भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एम क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एम वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई मीन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट is zero, then the linear momentum of the object or system will remain conserved. This is called conservation of linear momentum. इसी को हम क्या बोलते हैं, conservation of linear momentum बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ लिख भी सकते हो कि क्या लिख सकते हो कि conservation of linear momentum क्या होगा, यहाँ से स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि when क्या होगा, when कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैं बता देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। तो क्या लिखेंगे, when नेट एक्सटर्नल फोर्स, इस पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, when नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on any object, net external force acting on any object is क्या होगा, zero, then its linear momentum is always remain constant, always remain constant, and this is called, ठीक है, this is called conservation of, this is called conservation of linear momentum। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, एफ पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, पी एफ क्या होगा, आई मीन डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस पे हम क्या करेंगे, अगले क्लास में इस पे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। इसके बाद इंपल्स लीनियर मोमेंटम हम थ्योरम भी इसी में देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें बीएम शर्मा में भी क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो पहले हम इसको समझेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स। हाँ, यहाँ भी देखना, जब भी यदि देखो ये क्या वेक्टर है, तो चेंज निकालना होगा तो तुमको वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, क्या है, तुमको वेक्टर आना चाहिए, तभी हम तुम चेंज इन वेक्टर कैलकुलेट। चेंज इन वेक्टर का मतलब क्या, डिफरेंस अप टू वेक्टर का फॉर्मूला तुमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रखना है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। आई मीन लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यदि क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे रिलेटेड हम रिक्वायर्ड स्पीड भी हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।